हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस चल रही होगी ठीक से। तो आज हम CSS का PYQ सीरीज़ पार्ट 2 लाए हैं। तो बेसिकली हमने पार्ट 1 में कोर सोशल साइंस है ना, पार्ट 1 में हमने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, उसकी थ्योरीज पढ़ी थी और हमने एक और चीज़ पढ़ा था, स्पेशियल इंटरेक्शन है ना। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चंस और लाई हूँ जो आते ही हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस होते हैं उनके, ठीक है। तो उसमें से हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ साइंस विद एग्जाम्पल्स, कैन देयर बी अ साइंस ऑफ सोसाइटी, गिव योर आर्ग्यूमेंट्स बाय सब्सटैंशिएटिंग विद एग्जाम्पल्स। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि क्या हमें नेचर ऑफ साइंस को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ, और क्या साइंस ऑफ सोसाइटी भी होती है, क्या साइंस ऑफ सोसाइटी भी होती है, और इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बेसिकली देखो, ये जो नेचर ऑफ साइंस वाला है क्वेश्चन, वो चांसेस है कि वो नहीं आता है मोस्ट प्रोबेबली। अब तक के जो PYQ में देखा है बहुत कम आता है, ठीक है, बट रिस्क क्यों लेना, पढ़ लेना। ये साइंस CNS में आता है, ठीक है। तो मैं अभी CNS की बात नहीं करती हूँ। तो देखो, ये सोसाइटी वाला आता है कि सोशल साइंस, नेचर ऑफ सोशल साइंस पूछ सकता है, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स पूछ सकता है। तो वो आप ध्यान रखना, वो थोड़ा बहुत पढ़ लेना। लाइक सोशल साइंस में हमारा हिस्ट्री, पोल साइंस वगैरह सब कुछ आ जाता है ना, ज्योग्राफी, सिविक्स, तो उन सब के बारे में थोड़ा सा आपको बात करनी पड़ेगी। तो अभी हम इस क्वेश्चन पे फोकस रखते हैं। तो पहले हमें नेचर ऑफ साइंस बताना है। तो साइंस बेसिकली क्या है? साइंस हमारा बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस को हम किस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको कैसे कैटेगराइज कर सकते, कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं? एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज, हाँ, एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज ऑब्टेन बाय साइंटिस्ट, यानी साइंटिस्ट के द्वारा जो नॉलेज ऑब्टेन की गई है उसको हम साइंस बोलते हैं। साइंस यानी बॉडी ऑफ नॉलेज ऑब्टेन बाय साइंटिस्ट। और ये जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, इस नॉलेज के अंदर हमारे फैक्ट्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं, लॉज होते हैं और प्रिंसिपल्स एंड हाइपोथेसिस होते हैं बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर। तो साइंस हमारा एक डायनेमिक बॉडी है, ना कि स्टेटिक नहीं है, डायनेमिक है, यानी कि वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। कि हाँ, इट इज़ ऑलवेज इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड साइंटिफिक ट्रूथ, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड साइंटिफिक ट्रूथ कैन नेवर बी एब्सोल्युटली एंड परमानेंटली ट्रू, ठीक है। ये बात तो सच है। आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड कौन सी थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज आपने पढ़ी होगी। तो कहीं ना कहीं आपने उसका वो देखा होगा, लिमिटेशन आप पढ़ते हो हमेशा ज़्यादातर थ्योरीज़ की, है ना। तो हाँ, उसकी लिमिटेशंस आई। फिर नया क्या बना, एटम, जैसे कि एटम्स वाले चैप्टर में बहुत सारी थ्योरीज थी एक के बाद एक, और उनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी थी। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, पता नहीं बहुत सारी थ्योरीज। तो इसलिए यानी कि जो हमारा फैक्ट है, यानी कि सच्चाई को ढूंढते ढूंढते जो कोई भी साइंटिफिक ट्रूथ जो होता है वो कभी भी एब्सोल्युटली सही नहीं होता या परमानेंटली सही नहीं होता। कुछ टाइम बाद एक नया फैक्ट आता है, एक नया थ्योरी आता है, एक नई रिसर्च आती है, जिसकी वजह से पुरानी जो थ्योरी है वो गलत प्रूफ हो सकती है। तो साइंस हमेशा डायनेमिक होती है, स्टेटिक नहीं है। जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्स्टेंटली रीअरेंज्ड होता है और रीओरिएंटेड होते रहता है। साइंस हम कह सकते हैं एक अटेम्प्ट है नेचुरल फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने का। नॉट सिर्फ नेचुरल फेनोमेनन, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। साइंस हमारा सोशल और कल्चरल ट्रेडिशन का पार्ट है, ठीक है। साइंस डिमांड्स एविडेंस, साइंस हमेशा जो है एविडेंस मांगती है। जैसे कि कोर्ट में जो हमारा जज है, वो किसी भी चीज़ के पीछे जो हो रहा है या जो हम बताना चाह रहे हैं, जो हम बोलना चाह रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले एविडेंस मांगता है। एविडेंस के बेसिस में ही डिसाइड किया जाता है। तो वैसे साइंस भी एविडेंस मानता है, और वो एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं? वो एविडेंस हमें ऑब्जर्वेशन से, मेजरमेंट से, है ना, जो हमने उस नेचुरल सेटिंग में, उस सिचुएशन में ली हो, उससे मिलता है। तो ये हमारा बेसिक सा था। अब हमारा, हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि साइंस सच एज बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना, दैट डील्स विद ऑब्जेक्ट्स, लॉज ऑफ नेचर इन फिजिकल वर्ल्ड, है ना। अब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जैसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो साइंस के अंदर आते हैं, वो ऑब्जेक्ट से डील करते हैं, नेचर ऑफ लॉज ऑफ नेचर से डील करते हैं, नेचर से डील करते हैं और फिजिकल वर्ल्ड से डील करते हैं। उसी तरह से साइक्लोन, लाइटनिंग, अर्थक्वेक, इस तरह के जो नेचुरल फेनोमेनन है वो भी हम साइंस में ही एक्सप्लेन किया जाता है। इस तरह के नेचुरल फेनोमेनन को भी साइंस में एक्सप्लेन किया जाता है, हमने पढ़ा भी होगा बचपन में। अब जैसे कि इसमें है ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये सारे कुछ थ्योरीज है साइंस में, और आप ऐसे और 2-3 थ्योरीज और लिख सकते हो एग्जाम्पल्स के तौर पे। तो ये हमारा नेचर ऑफ साइंस। अब हमसे पूछा था कि क्या साइंस ऑफ सोसाइटी भी होती है, तो इसका जवाब है येस, देयर कैन बी अ साइंस ऑफ सोसाइटी, साइंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। साइंस मतलब क्या? वो बॉडी ऑफ नॉलेज। अब सोसाइटी लगा दिया, यानी कि सोसाइटी के बारे में जो नॉलेज है, सोसाइटी से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो हमारी साइंस ऑफ सोसाइटी हो गई। यानी कि जब हम सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, उसको हम क्या बोलेंगे? साइंस ऑफ सोसाइटी। अब जैसे कि सोशियोलॉजी, है ना, साइंस ऑफ सोसाइटी, जिसको हम सोशियोलॉजी बोल सकते हैं। सोशियोलॉजी मतलब कि हम सोशियोलॉजी में सोशल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, सोशल इंटरैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग सोसाइटी में रहने वाले अलग अलग लोगों का अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग
लोगों के साथ रिलेशनशिप्स हम बिल्ड करते हैं, हम इंटरैक्ट करते हैं, तो सोशल इंटरैक्शन हो रहा है। और लोगों का ह्यूमन बिहेवियर कैसा है और कैसे ह्यूमन बिहेवियर शेप्ड होता है सोशल स्ट्रक्चर के थ्रू और इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटीज़ के थ्रू, हमारा सोशल ह्यूमन बिहेवियर कैसे शेप होता है। तो ये सारी चीज़ें हम सोसाइटी में सीखते हैं। तो ये जो साइंटिफिक स्टडी हम सोसाइटी की कर रहे हैं कि कैसे हम सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, कैसे हमारा इंटरैक्शन होता है, इंटरैक्शन की वजह से क्या क्या होता है, कैसे हम एक दूसरे के कल्चर्स को समझते हैं, एक्सपोजर मिलता है अलग अलग कल्चर के बारे में सोसाइटी में रह के, कैसे हम ह्यूमन का बिहेवियर शेप होता है। तो ये सारी जो साइंटिफिक स्टडी हम कर रहे हैं सोसाइटी के बारे में, उसको हम साइंस ऑफ सोसाइटी बोलेंगे, राइट। ओके, अब जो सोशियोलॉजी है हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं, कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ बेटर। हम उससे खुद को अच्छे से समझ सकते हैं। सोशियोलॉजी हमें हेल्प करेगा कि हम खुद को और अच्छे से जान सकते हैं, क्योंकि इट एग्जामिन्स हाउ द सोशल वर्ल्ड इन्फ्लुएंसेस द वे वी थिंक, फील एंड एक्ट। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा सोशल वर्ल्ड है, वो इन्फ्लुएंस करती है हमें कि हम किस तरह से सोच रहे हैं, हम किस तरह से फील कर रहे हैं, हम किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है कि हमारे आसपास का सराउंडिंग कैसा है, हम जहाँ रहते हैं हमारा वहाँ का आसपास का सोशल वर्ल्ड कैसा है। क्योंकि हमारा आसपास का जो सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है, उसी तरह से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। हमारा सोचने का तरीका, हमारा फील करने का, एक्ट करने का, ये सारी चीज़ें जो है इन्फ्लुएंस कैसे होती है कि हाउ द सोशल वर्ल्ड, है ना, किस तरह से वो इन्फ्लुएंस करती है। तो ये क्रिटिकल इंसाइट प्रोवाइड करता है एंड पर्सपेक्टिव टू द सोल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। हमारे आसपास की जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उससे भी डील करने में हेल्प करता है, राइट। तो ये हो गया। हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल देखो, हाँ, कि जब मैकेनिकल इंडस्ट्री ग्रो हो रहा था, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो सिटीज़ में, शहरों में माइग्रेट होने लगे नए काम की तलाशी में। तो मैकेनिकल इंडस्ट्री इन द सेंस कि जब नई इंडस्ट्रियलाइजेशन का एवोल्यूशन आने लगा, तब बहुत सारे जो लोग हैं वो शहर को माइग्रेट होने लगे थे। पहले जहाँ की वो एग्रीकल्चर वगैरह में मोस्ट ऑफ द टाइम रहते थे, मोस्ट ऑफ द लोग रहते थे। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जो लोग जो है आधे से ज़्यादा लोग जो है वो शहरों में शिफ्ट होने लगे न्यू फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए, ठीक है। अब फिर इससे कैपिटलिस्ट भी बढ़ने लगे। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स इंडस्ट्रीज़ में काम करने लगे, तो और नए नए अमीर जो लोग थे वो अपने इंडस्ट्रीज़ खोलने लगे, तो उनको हम कैपिटलिस्ट बोलते हैं, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ ओन करने लगे, ठीक है। तो वेस्टर्न यूरोप में धीरे धीरे कैपिटलिस्ट भी बढ़ने लगा 19वीं सेंचुरी के टाइम पे। तो हाँ, कुछ लोग जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करने लगे, यानी कि अपनी जो इंडस्ट्री है वो ओन करने लगे, फैक्ट्रीज ओन करने लगे, और कुछ वर्कर्स तो बहुत सारे हैं। तो हाँ, अब फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। तो ये जो हमारा मैसिव सोशल चेंज है, इसकी वजह से एक नया डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ सोशल साइंस में, है ना। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो। अब जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं सोसाइटीज़ की, सो थ्रू साइंटिफिक स्टडीज़ ऑफ सोसाइटी वी आर एबल टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं सोसाइटी की, तो हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है सोशल रिलेशनशिप की, सोशल इंटरैक्शन की। और सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है सोसाइटी की। अगर सोसाइटी में हम ना रहे तो फिर हम अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इन्हीं सब के थ्रू ही सोशल इंटरैक्ट करके, रिलेशनशिप बिल्ड्स करके ही सोसाइटी क्रिएट होती है, मॉडिफाई होती है, और उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहती है। हमने ये एक और जगह भी पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर कि वो हमने CI में पढ़ा था या CSS में, बट हमने ये पढ़ा था कि सोसाइटी किस तरह से क्रिएट होती है सोशल इंटरैक्शन के थ्रू। हाँ, याद आ रहा है, सोशल इंटरैक्शन के थ्रू ही। हाँ, हमने CSS में भी पढ़ा था ना, फर्स्ट लेक्चर। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और बाकी अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स आर नियर, राइट। तो हाँ, तो इन्हीं सब की वजह से सोसाइटी क्रिएट होती है। हम इंटरैक्ट करते हैं, तभी हमें प्रॉब्लम्स पता चलते हैं सोसाइटी में चल रहे हैं जो या हमें जिससे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा है, फिर हमें सोल्यूशन भी मिलता है। तो हम सोसाइटी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसकी स्टेबिलिटी बरकरार रख सकते हैं, सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करके, इंटरैक्ट करके, बहुत सारी चीज़ें करके, है ना। तो सोशल रिलेशनशिप्स जो है, सोशल रिलेशनशिप जो है, एक और चीज़ इसकी इंपॉर्टेंस है कि सोशल रिलेशनशिप हमें एक सेंस ऑफ कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। हम सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो हमें एक कनेक्शन वाली फीलिंग आएगी, हम अकेला नहीं फील होंगे। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, हमारे पास टेंशन है, तो हम उनसे बात कर सकते हैं। तो हमें एक सेंस ऑफ कनेक्शन होता है, हम अपनी मन की बात, जो भी हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कुछ भी है, हम शेयर कर सकते हैं। तो ये सेंस ऑफ कनेक्शन बिल्ड होता है, सपोर्ट मिलता है। अगर हम किसी दुविधा में हैं तो हम उनकी सपोर्ट ले सकते हैं, और ओवरऑल हमारा बेटर हेल्थ लॉन्गेविटी होगा, ठीक है। तो ऐसा स्टडीज़ में पाया गया है कि जिनका बहुत अच्छा फुलफिलिंग रिलेशनशिप होता है फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, वो ज़्यादा खुश रहते हैं, और उनको बहुत ही लेस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती है, वो ज़्यादा दिन तक जीते हैं। तो ऐसे डोजन्स ऑफ स्टडीज़ ने शो किया है। तो ये हमारा था साइंस ऑफ सोसाइटी वाला। अब हम आते हैं डेमोग्राफी। ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है, या तो कभी कभी आपको ये शॉर्ट नोट में मिल सकता है डेमोग्राफी, या इसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने इसको एज अलग से टॉपिक की तरह लिख दिया है। डेमोग्राफी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक हमारा होता है डेमोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी अलग है, डेमोग्राफी अलग है। तो डेमोक्रेसी का ऊपर भी क्वेश्चन एक आता ही है, जैसे मैंने CSS में भी बोला था, आ सकता है, मतलब CI के लेक्चर में बोला था, CI में भी आ सकता है, बट CSS में तो चांसेस ज़्यादा है कि डेमोक्रेसी के ऊपर एक क्वेश्चन मोस्टली शॉर्ट नोट में ही आता है, ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि आएगा ही आएगा, बट चांसेस रहते हैं ज़्यादा। तो डेमोक्रेसी आप ज़रूर से कर लेना, ये हम बचपन से वही डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो आइए हम डेमोग्राफी पढ़ते हैं। डेमोग्राफी बेसिकली क्या होता है? डेमोग्राफी हमारा सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन,
डेमोग्राफी मतलब सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन की एक सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं, उस स्टडी को हम डेमोग्राफी बोलते हैं। डेमोज मतलब होता है पीपल, डेमोज मतलब लोग होते हैं, ठीक है। और ग्राफीन, ग्राफीन मतलब होता है डिस्क्राइब, जिसका मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, यानी कि लोगों को डिस्क्राइब करना, लोगों के बारे में डिस्क्राइब करना, यानी कि डिस्क्रिप्शन, जैसे कि हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो वीडियो के बारे में होती है वो कुछ ना कुछ बातें, वैसे ही लोगों के बारे में जब हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो वो डेमोग्राफी का काम होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है 3 मेन डेमोग्राफिक प्रोसेस होता है, बर्थ, माइग्रेशन और एजिंग, यानी डेथ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 3 मेन डेमोग्राफिक प्रोसेस है। अब डेमोग्राफिक फीचर्स में हमारे बहुत सारे चीज़ें आ सकते हैं, मींस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उन सभी से डील करते हैं डेमोग्राफी में, लाइक पॉपुलेशन का साइज, कंपोजिशन, डाइवर्सिटी, ग्रोथ, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें जो है डेमोग्राफी के अंदर आते हैं। बेसिकली इसके फीचर्स हम कह सकते हैं। तो मैंने ना कुछ मेन लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स, तो आप कुछ ही लिखा है, आप चाहे तो और 2-3 और ऐड करके लिख लेना अपने नोट्स में या पढ़ लेना। तो देखो पहला है पॉपुलेशन साइज़, पॉपुलेशन साइज़, ठीक है। साइज़ हमें पता चल रहा है कि हमारा पॉपुलेशन कितना है। पॉपुलेशन साइज़ का मतलब द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन अ जियोग्राफिक रेंज, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक रेंज में कितने नंबर ऑफ लोग रहते हैं, ठीक है, वो हमारा पॉपुलेशन का साइज़ हो गया। अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की साइज़ की बात करें तो भाई इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो लार्जर बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन से याद आया, कल हमारा पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था। हाँ, तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। 2021 के सेंसस के मुताबिक जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो 139 करोड़ है, ठीक है, 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग। इन टर्म्स ऑफ साइज़ तो हमारा जो है इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, चाइना के बाद हमारा सेकेंड लार्जेस्ट है। मुझे तो लग रहा है जिस हिसाब से अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ता रहा तो इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी, जिस पे आना चाहिए उसमें तो आती नहीं है, बट जिसमें नहीं आना चाहिए उसमें सबसे पहले आती है। तो हाँ, पर ऐसा नहीं है, इम्प्रूव हो रहा है हमारा इंडिया। ओके, तो ये है, ठीक है। तो और ये कैसे पॉपुलेशन साइज़ देखो भाई इसलिए बढ़ रहा है हाई बर्थ रेट की वजह से और डिक्लाइनिंग डेथ रेट, मतलब बर्थ रेट बढ़ रहा है, जिस रेट से बर्थ होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है। हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट, अब बच्चे हुए जा रहे हैं और डेथ रेट हो ही नहीं रहा है, तो ये हमारा उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है, ओवर साइज्ड हो रहा है इंडिया। हाँ, अब दूसरा है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब कि एक पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने एवरेज नंबर ऑफ लोग रहते हैं। इट मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। सो जो हमारा इंडिया का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो 2001 में इंडिया का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 324 पीपल था पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि जैसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब जैसे बताया कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने नंबर ऑफ पीपल है, कितने एवरेज नंबर ऑफ पीपल है। तो इंडिया में पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से 2001 में 324 लोग थे और ये जो है इंक्रीज होके कितना हो गया 460 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये बढ़ रहा है, 2001 में इतना था और इतना बढ़ गया फिर, तो मतलब डेंसिटी भी पॉपुलेशन का बढ़ रहा है। तो आप चाहो तो अभी जो करंट ईयर्स है उनका भी लिख सकते हो डेटा, ठीक है। तो इससे इंडिया जो है एक वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड भी बन रहा है। और दिस एडवर्सली इफेक्ट्स द लैंड एंड मैन रेशियो, मतलब लैंड एंड मैन रेशियो को इफेक्ट कैसे कर रहा है, लाइक कि लैंड हमारे पास इतना है और लोग, मतलब 5 लोगों का अगर एक रूम बन रहा है और उसमें 10 लोग आ जा रहे हैं, उसी तरह से लैंड हमारे पास जितना अवेलेबल है उस हिसाब से जितने लोग होने चाहिए उस लैंड में उससे कहीं ज़्यादा है, तो ये इफ़ेक्ट कर रहा है लैंड मैन रेशियो को भी। अब हमारा जो थर्ड है वो है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो यानी कि द नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 मेल्स के अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ़ फीमेल्स है, ठीक है। सो ये एक वैल्यूएबल सोर्स है, सही तरीका है अगर हमें इंडिया में वुमेंस की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है, तो सेक्स रेशियो इज़ वन ऑफ द नाइस वे वैल्यूएबल सोर्स। तो ये कुछ सालों में पास्ट ईयर्स में ये घट रहा है, बट ये पुरानी डेटा है एक्चुअली, बट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2020, मतलब पास्ट ईयर्स में पुराने कुछ सालों में जो हमारा सेक्स रेशियो है यानी कि जो नंबर ऑफ़ फीमेल्स है 1000 मेल्स के हिसाब से वो घट रही थी, लेकिन 2020 के सेंसस के अकॉर्डिंग अब जो है 1000 मेल्स के हिसाब से 1020 फीमेल्स है, तो यानी कि फीमेल्स अब बढ़ रही हैं। सो अब ये कैसे हो रहा है, दिस कैन बी ड्यू टू द डिफरेंस इन मोर्टैलिटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर वुमेन एंड मेन। ओके, जो इसकी वजह से हमारा ये इसमें डिफरेंस आ रहा है सेक्स रेशियो में लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह से, जिसका मतलब होता है कि इसका मतलब क्या होता है कि एक पर्सन जो है एक्सपेक्टेड टू लिव, मतलब एवरेज नंबर ऑफ़ ईयर्स कि एक पर्सन जो है कितना साल जिएगा, तो वो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी वुमेन और मैन की। और जो वुमेन ऑन एवरेज जो है वो मैन से ज़्यादा जीते हैं ऑन एवरेज।
अब हमारा वैसे एज स्ट्रक्चर की बात करें तो एज स्ट्रक्चर यानी कि लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन उनके एजेस के अकॉर्डिंग। अब एज कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ बॉटम हैवी। जैसे कि इस डेटा से अगर हम देखें 2021 में 26% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 0 से 14 साल के बीच में आती है, और 26 पॉपुलेशन ही है जो 0 से 14 साल के बीच में आती है, और 67% जो पॉपुलेशन है वो 15 से 64 एज ग्रुप में आती है, और सिर्फ ऐसे 7% लोग हैं पॉपुलेशन है जो 65 ईयर्स के अबव एज ग्रुप में आती है। इसकी वजह जो रीज़न है हाई बर्थ रेट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल। इसी तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, लिटरेसी है ना, लिटरेसी लेवल हो गया, और भी आप ऐड कर सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जैसे कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब चांसेस होते हैं कि ये भी आ सकता है। एक्सप्लेन द पुश एंड पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन विद स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। तो ये हमारा 2019 का क्वेश्चन पेपर में से मैंने लिया था। तो और अभी हम ऐसे भी करेंगे कि जितने भी शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस हैं प्रीवियस के, कितने भी पुराने हो या नए हो, कोशिश करेंगे सारे शॉर्ट नोट का एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, CSS का जैसे हो गया, जिसमें शॉर्ट नोट के क्वेश्चंस आते हैं, और फिर हम शॉर्ट नोट के अलग से सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो उससे आइडिया होगा कि शॉर्ट नोट किस किस के बारे में आ सकता है। तो उसके बारे में 4 पॉइंट्स भी याद कर लोगे तो इनफ है। तो हमें बेसिकली पुश एंड पुल फैक्टर्स अब क्या होते हैं कि अब लोग जब माइग्रेट करते हैं ना, तो बेसिकली बहुत सारे रीजंस होते हैं उनके माइग्रेट करने का। माइग्रेट यानी कि अपनी जहाँ पर वो रहते हैं उसे छोड़ के एक दूसरी जगह जाना, हाँ, या नई जगह शिफ्ट होना, रहना। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, या फिजिकल हो, या इकोनॉमिक रीजंस हो सकता है। पॉलिटिकल तो नहीं, सोशल, इकोनॉमिक और फिजिकल रीजंस की वजह से लोग जो है माइग्रेट करते हैं। और इन्हीं को हम कह सकते हैं कि जो रीजंस है लोगों का माइग्रेट करने का, वो 2 चीज़ों पे हो सकता है, पुश या पुल फैक्टर्स के बेसिस पे माइग्रेट कर सकते हैं लोग। तो अब वैसे हम पढ़ेंगे पुश फैक्टर्स क्या होते हैं। पुश फैक्टर्स यानी लोगों को पुश करते हैं कि वो अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन को छोड़कर कहीं और सेटल करें, मतलब जहाँ वो रहते हैं उसको छोड़कर दूसरी जगह सेटल करें। अब इसके पीछे कुछ फोर्सफुल रीज़न हो सकते हैं, जिसकी वजह से लोग जो अपना रेसिडेंस छोड़ के दूसरी नई जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, या नई जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, हो जाते हैं, जो वो पुश फैक्टर्स यानी कि जिनकी वजह से उन्हें अपना पॉइंट ऑफ ओरिजिन छोड़ना पड़ता है। पुश फैक्टर्स, अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि अब जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ लोग रह रहे हैं, अगर उस एरिया में बहुत ज़्यादा ही हाई क्राइम है, तो हम छोड़ सकते हैं, हमें मजबूर करता है ये फैक्टर कि हम ये इलाका छोड़ दें, नई जगह पे शिफ्ट हो। या वॉर है ना, पॉवर्टी, अगर उस एरिया में पॉवर्टी ज़्यादा है, फ्लड या कोई नेचुरल हैज़ार्ड ज़्यादा है, फ्लड ज़्यादा आते हैं वहाँ पे, है ना, ड्रॉट, सूखापन की, पानी की कमी है, लैक ऑफ सेफ्टी नहीं है, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की न्यूज़ आ रहा है, क्राइम के अंदर हम उसको ऐड कर सकते हैं। या सेफ्टी नहीं है, 10 बजे या 8-9 बजे ही वो सुनसान हो जाता है और चोरी चकारी होती है, चाकू दिखाने लगते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ये सब होती है कहीं ना कहीं आप लोग के यहाँ, रिलेटिव्स के यहाँ। अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, कोई वो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी का कोई चांस नहीं है, लैक ऑफ सर्विसेज, ये सारे फैक्टर्स जिनकी वजह से हम मजबूर हो जाए कि हमें अपना ये जगह छोड़ के दूसरी जगह माइग्रेट हो, तो वो फैक्टर्स को हम बोलते हैं पुश फैक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक एरिया में एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है, ठीक है, उसको अपने एरिया में जहाँ वो रहता है उसको वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है जॉब की, वो अनएम्प्लॉयड है, तो वो दूसरे शहर में जा सकता है इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़, है ना, ताकि उस अपने सिचुएशन को इम्प्रूव कर सके। तो ये हमारा एक अनएम्प्लॉयमेंट एक पुश फैक्टर है कि तो ये हमारे पुश फैक्टर हो गए। वैसे ही हम यूक्रेन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है उसकी वजह से लोग जो है दूसरे कंट्रीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा सिचुएशन है, वो वॉर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ये वॉर एक पुश फैक्टर हुआ, है ना। वैसे ही पुल फैक्टर की बात करें, पुल यानी अट्रैक्ट, पुल करना, खींचना, अपनी तरफ खींचना, यानी कि पुल फैक्टर्स हमारे वो फैक्टर्स हैं जो कि हमें अट्रैक्ट करता है कि हम इस एरिया में, इस नए एरिया में, इस घर में जाए, माइग्रेट हो, तो अट्रैक्ट करता है ये फैक्टर्स। जैसे कि हायर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मोर वेल्थ, सेफ्टी, जो भी हमने पुश फैक्टर में पढ़ा उसका अपोजिट जो फैक्टर्स हैं वो सारे पुल फैक्टर्स में आएंगे। सेफ्टी, बेटर सर्विसेज, गुड क्लाइमेट, लोअर ऑकरेंस ऑफ नेचुरल हैज़ार्ड्स। तो मतलब ऐसे, मतलब अगर इस तरह के फैक्टर्स जो कि हमें अट्रैक्ट करें कि अरे इस जगह पे, अरे दिल्ली में बहुत ज़्यादा हायर अपॉर्चुनिटीज़ है एम्प्लॉयमेंट की, यहाँ पे ज़्यादा इनकम वेल्थ का सोर्स है, सेफ्टी भी बहुत अच्छी खासी है। फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रही कि है सच में,
ठीक है। तो एक उस जगह पे जहाँ पे बहुत अच्छी सेफ्टी हो, जहाँ पे बहुत अच्छा बेटर सर्विसेज मिल रहे हों, जहाँ का क्लाइमेट एवरेज में, ऑलमोस्ट एवरेज में अच्छा खासा रहता है। अब क्लाइमेट को तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट एवरेज में सही रहता है, ठीक रहता है, और वहाँ पे नेचुरल हैज़ार्ड्स भी कम होते हैं, आंधी तूफान बाढ़ वगैरह आना कम होता है। तो हम ये सारे फैक्टर्स हमें पुल करते हैं, ट्रैक करते हैं कि हम इस एरिया में शिफ्ट हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंट्री है जिसकी पॉलिसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, बेटर पॉलिसी है, या वहाँ का गवर्नेंस बहुत अच्छा है, वहाँ के रूल्स बड़े अच्छे हैं और मतलब हमारे फेवर में है, तो उस पर्सन को वो ट्रैक करेगा कि हम उस कंट्री में जाए, है ना। अलग अलग डिफरेंट नेशन के जो कंट्री के लोग हैं वो अट्रैक्ट होंगे कि हमें भी इस कंट्री में जाना चाहिए, शिफ्ट होते हैं हम इस कंट्री में। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे इंडियंस जो है यूएस में सेटल हो जाते हैं, आपने सुना होगा, मोस्टली यूएस में होते हैं, वैसे तो अलग अलग कंट्रीज़ में होते हैं, यूएस में भी होते हैं सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ पे ऐसा लगता है कि वहाँ पे बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इस वजह से काफ़ी इंडियंस जो है यूएस में सेटल हो जाते हैं, ठीक है। मोर ओवर, स्टूडेंट्स में प्रेफर अ सर्टेन डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ इट्स बेटर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस देन होम इंस्टीट्यूशंस। तो वैसे ही कुछ स्टूडेंट्स जो है वो सर्टेन डेस्टिनेशन प्रेफर करते हैं अपनी बेटर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, है ना, रेदर देन होम इंस्टीट्यूशन। तो ये भी एक एग्जाम्पल है पुल फैक्टर का। तो होप इट्स क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।